इसके लिए आपका सबको धन्यवाद। यहाँ पे आज आपको बुलाने का हमारा मकसद एक ही था, जस्ट टू डिलीवर द बेसिक नॉलेज ऑफ जीएसटी। आज हर एक लोग यही सोच रहे हैं कि जीएसटी में क्या है, जीएसटी में क्या आने वाला है, व्हाट इज द डिफरेंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीएसटी में क्या डिफरेंस है इन द करंट रिजीम और जीएसटी रिजीम। आप देखोगे तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर अभी करंट रिजीम के अंदर इनडायरेक्ट एक्साइज लॉ है, सर्विस टैक्स लॉ है, वैट टैक्स लॉ है, बट इन द जीएसटी रिजीम सिर्फ एक ही लॉ रहने वाला है, दैट इज जीएसटी लॉ। दूसरा एक वेलकम चेंज आने वाला है जीएसटी रिजीम में, दैट इज कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या है? अगर आज आप इंडस्ट्री से मटेरियल परचेस करते हो तो उसके ऊपर सीएसटी चार्ज होता है जिसका क्रेडिट नहीं मिलता है, यानी टैक्स इज द कॉस्ट फॉर द परचेजर, बट इन द जीएसटी रिजीम उसकी क्रेडिट मिलने वाली है। जो भी आईजीएसटी चार्ज होगा उसकी पूरी क्रेडिट मिलने वाली है। थर्ड है टैक्स रेट। आज एक्साइज के अंदर अलग रेट है, वैट टैक्स के अंदर अलग रेट है, सर्विस टैक्स के अंदर अलग रेट रहता है, लेकिन जीएसटी के अंदर सिर्फ एक ही रेट रहने वाला है। रजिस्ट्रेशन, अगर आपको एक्साइज एप्लीकेबल है तो एक्साइज में रजिस्ट्रेशन करवाना है, सर्विस टैक्स एप्लीकेबल है तो सर्विस टैक्स के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना है, वैट टैक्स एप्लीकेबल है तो वैट टैक्स एप्लीकेबल रजिस्ट्रेशन करवाना है। कई बार तो ऐसा होता है कि तीनों के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, बट इन द जीएसटी रिजीम आपको सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन करवाना है, दैट इज अंडर जीएसटी लॉ। और एक बड़ा चेंज है, जैसे इंटरस्टेट ब्रांड ट्रांसफर। आपको पता होगा कि अभी इन द करंट रिजीम अगर हमको ब्रांड ट्रांसफर करना है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो अगेंस्ट फॉर्म हम ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। बट इन द जीएसटी रिजीम अगर वो इंटरस्टेट ब्रांड ट्रांसफर करना है तो उसके अंदर आईजीएसटी भरना पड़ेगा और आईजीएसटी की क्रेडिट मिलेगी, लेकिन अपना कैश फ्लो हिट होने वाला इससे। थ्रेशोल्ड लिमिट, आप देखोगे तो थ्रेशोल्ड लिमिट में भी बहुत बड़ी है। एक्साइज लॉ के अंदर थ्रेशोल्ड लिमिट अलग रहती है, सर्विस टैक्स के अंदर अलग रहती है, वैट टैक्स में अलग रहती है, बट इन द जीएसटी रिजीम थ्रेशोल्ड लिमिट एक ही देने वाली है, वो 20 लाख की और 10 लाख एज द केस में भी, यानी कि 10 लाख की लिमिट कहीं और से स्टेट राज्यों में है। अब हम बात करेंगे कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में। कॉम्पोजिशन स्कीम क्या है? आज आपको पता है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट अंदर गुजरात आप देखोगे तो लमसम टैक्स की स्कीम चल रही है, सेम उसी के बेस पे कॉम्पोजिशन स्कीम जीएसटी के अंदर भी है। कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्शनल है, यानी वो कंपल्सरी नहीं है। कॉम्पोजिशन स्कीम किसको एप्लीकेबल है? अगर कोई टैक्सेबल पर्सन है जिसका टर्नओवर लास्ट ईयर 50 लाख से कम है, वही कॉम्पोजिशन स्कीम का ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है। कॉम्पोजिशन स्कीम जो इसके अंदर डेफिनेशन दिया गया है एग्रीगेट टर्नओवर का। एग्रीगेट टर्नओवर मींस व्हाट? टोटल आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई मींस टैक्सेबल सप्लाई हो, एग्जम्प्टेड गुड्स हो, एक्सपोर्ट गुड्स हो, वो तीनों कवर हो जाएगा। उसके अंदर से जो इनवर्ड सप्लाई है जिसके अंदर हमने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स भरा है वो माइनस हो जाएगा, वो टोटल गिना जाएगा। कॉम्पोजिट स्कीम है वो 4 लोग को एप्लीकेबल नहीं होने वाली है। एक तो है जो इंटरस्टेट सप्लाई करता है, इंटरस्टेट सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई हो जो परचेस करेगा उसके लिए एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन जो आउटवर्ड सप्लाई करेगा वो इसका बेनिफिट नहीं ले पाएगा। सेकंड है सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर मींस जो कोई भी सर्विस प्रोवाइड करेगा वो इसका बेनिफिट नहीं ले पाएगा एक्सेप्ट रेस्टोरेंट्स फूड। थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, यानी अमेजोन, फ्लिपकार्ट वाले इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। फोर्थ है अगर मैं सप्लाई कर रहा हूँ कोई ऐसा गुड जो नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो भी इसका बेनिफिट नहीं ले पाएगा। देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन एंड कंडीशन। ये कॉम्पोजिट स्कीम है, उसके अंदर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन भी रखा है और कंडीशन भी है। सबसे पहले अगर हम इंटरस्टेट मटेरियल परचेज करते हैं और सपोज ये जीएसटी लॉ 1 जुलाई को एप्लीकेबल हो जाता है, तो 30 जून को अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक के अंदर इंटरस्टेट मटेरियल परचेज किया हुआ है तो मैं कॉम्पोजिशन का बेनिफिट नहीं ले पाऊंगा। दूसरा है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, वो भी इसका बेनिफिट नहीं ले पाएगा। थर्ड है अगर मैं अनरजिस्टर्ड डीलर से मटेरियल परचेज करता हूँ तो मुझे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स भरने पड़ेगा, कोई मैं इसका बेनिफिट ले पाऊंगा। सपोज मैंने कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले लिया,
और मैंने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, लेकिन साल के बीच में अगर मेरा टर्नओवर 50 लाख से एक्सीड हो जाता है तो मैं इसका बेनिफिट नहीं ले पाऊंगा, तब से मैं नॉर्मल स्कीम में आ जाऊंगा। आपको पता होगा कि जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन पान बेस है। पान बेस में के टोटल एक ही पान कार्ड पे अगर मैंने 3 जगह पे रजिस्ट्रेशन करवाया है तो तीनों का टोटल काउंट होगा। सपोज फॉर एग्जांपल अगर मेरी ए फॉर्म है जिसका टर्नओवर 10 लाख है, बी फॉर्म है उसका 20 लाख है, सी फॉर्म है उसका 30 लाख है, तो मैं तीनों फॉर्म में कॉम्पोजिशन में नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरा टोटल टर्नओवर 60 लाख है। मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम का ऑप्शन एक्सरसाइज करना है तो उसके लिए मुझे डिपार्टमेंट को इंटीमेट भी करना है। सपोज ये 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो जाता है तो विदिन 30 डेज मुझे डिपार्टमेंट को इंटीमेट करने पड़ेगा कि भाई मैं कॉम्पोजिट स्कीम का ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, और ये इंटीमेशन हर साल देना है। अगर मुझे 18-19 के लिए ऑप्शन एक्सरसाइज करना है तो बिफोर द स्टार्ट ऑफ ईयर मुझे इंटीमेट करना पड़ेगा। सपोज मेरे पास आज रजिस्ट्रेशन नहीं है और जीएसटी एप्लीकेबल होने के बाद मैं रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी मुझे इंटीमेट करना पड़ेगा कि भाई मैं ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहता हूँ। ये वो जीएसटी लॉ अगर 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो जाता है तो 30 जून को जो भी मेरा क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है वो पूरा का स्टॉक की डिटेल मुझे देनी पड़ेगी विदिन द 16 डेज। और एक बात, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जो भी मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट ली है वो रिवर्स करनी पड़ेगी। अगर मेरे पास बैलेंस है तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बैलेंस में से माइनस हो जाएगा, अगर बैलेंस नहीं है तो टैक्स भरना पड़ेगा। स्विच ओवर यानी कि आपने आज कंपोजिशन स्कीम का ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया है और 2 महीने के बाद आपको लगता है कि भाई मैंने ये गलती से ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया है, तो आप चेंज नहीं कर पाओगे, आपको कंपोजिशन में 1 साल के लिए रहना पड़ेगा। हाँ, आप दूसरे साल के लिए चेंज कर सकते हो, अगर कंपोजिशन से नॉर्मल में जाना चाहते हो या नॉर्मल से कंपोजिशन में जाना चाहते हो, दोनों चीज आप कर सकते हो, लेकिन उसकी कंडीशन है। सपोज मैं कंपोजिशन टू नॉर्मल में जाना चाहता हूँ तो मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है उसकी मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी, और अगर मैं नॉर्मल टू कंपोजिशन जाना चाहता हूँ तो मुझे इनपुट टैक्स की क्रेडिट रिवर्स करनी पड़ेगी जो भी क्लोजिंग स्टॉक होगा उसकी। कंपोजिट के अंदर जो रेट ऑफ स्ट्रक्चर है वो क्लासिफाइड इन द 3 कैटेगरी, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर एंड सर्विस प्रोवाइडर। लेकिन आप देखोगे पूरे जीएसटी लॉ के अंदर तो मैन्युफैक्चरर को कहीं पे टैक्स रेट अलग नहीं किया है और मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन भी नहीं दी हुई है, लेकिन ये एक ही जगह ऐसी है कि जहाँ पे रेट अलग दिया हुआ है। मैन्युफैक्चर का रेट 2% है, सर्विस प्रोवाइडर रेस्टोरेंट सर्विस है उसका 5% है और ट्रेडर का 1% है। आउट ऑफ दिस 50% चला जाएगा सीजीएसटी में और 50% एसजीएसटी में चला जाएगा। अगर मैं कंपोजिशन स्कीम का ऑप्शन एक्सरसाइज करता हूँ तो मुझे इनपुट टैक्स की क्रेडिट नहीं मिलेगी। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, अगर मैं कंपोजिशन स्कीम में जाता हूँ तो मैं टैक्स इनवॉइस नहीं इशू कर पाऊंगा, उसकी जगह पे मैं बिल ऑफ सप्लाई मुझे इशू करना पड़ेगा। और एक कंडीशन है कि बिल ऑन द टॉप ऑफ द बिल आपको लिखना पड़ेगा कवर्ड अंडर द कंपोजिशन स्कीम एंड नॉट एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। हर एक जगह पे यानी कि आपका साइन बोर्ड है, डिस्प्ले बोर्ड है, हर जगह पे आपको लिखना पड़ेगा कि कवर्ड अंडर द कंपोजिशन स्कीम। ये फॉर्मेट दिया हुआ है जो आपको सी अपन डिटेल में समझाएंगे कि बिल ऑफ सप्लाई कैसे होना। कंपोजिशन स्कीम जो भी ऑप्शन एक्सरसाइज करता है उसको एक और बेनिफिट दिया गया है, उसको क्वार्टरली रिटर्न भरना है। जो नॉर्मल टैक्स ईयर है उसको मंथली रिटर्न भरना है, ये एक बेनिफिट है। और विदिन 18 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर, यानी 30 सितंबर को मेरा क्वार्टर क्लोज होता है तो मैं 18 अक्टूबर तक मुझे रिटर्न और टैक्स का पेमेंट कर देना है। एक बार मुझे कंपोजिशन का सर्टिफिकेट मिल गया, मुझे परमिशन मिल गई, बाद में ऑफिसर को लगता है कि भाई ये गलत हुआ है या उसने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन कॉम्प्लाई नहीं किया है, तो ऑफिसर मेरा जो परमिशन दी है वो कैंसिल भी कर सकता है। लेकिन उसके लिए उसको पहले सॉकोस नोटिस इशू करना पड़ेगा टैक्स पेयर को, और बाद में डिसैटिस्फाइड होने के बाद ही वो कैंसिल कर सकता है। जब से कैंसिल हुआ है यानी जिस डेट से उसका परमिशन कैंसिल हुआ है तब से आज तक का उसको नॉर्मल टैक्स भरना पड़ेगा, और कंपोजिट टैक्स जो भरा है वो उसका माइनस हो जाएगा।
और इक्विवेलेंट अमाउंट की उसको पेनल्टी भी लगेगी। ये थी बात कॉम्पोजिशन स्कीम की। अभी हम बात करेंगे जॉबर के लिए। जॉबर में क्या है? जॉबर मीन्स क्या कि जो भी मटेरियल हमने बाहर प्रिंसिपल सप्लायर ने मटेरियल जॉबर के लिए बाहर जो भेजता है, दैट इज कॉल्ड जॉबर। कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन इनपुट मटेरियल और कैपिटल गुड्स फैक्ट्री से बाहर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर इंटीमेशन भेज सकता है फॉर द जॉबर। जॉबर के लिए जो भी मटेरियल भेजेगा वो दो तरीके से भेज सकता है। एक तो प्रिंसिपल सप्लायर डायरेक्टली फैक्ट्री से भेज सकता है। दूसरी बात है कि सप्लायर अगर जहां से मटेरियल परचेस करने वाला है उसको भी बोल सकता है कि भाई तू ये जगह पे डिलीवर कर दे डायरेक्टली फॉर द जॉबर। तो ये दोनों चीज में हो सकता है। जॉबर के लिए जो मटेरियल भेजा है आफ्टर कंप्लीटिंग द जॉबर, इन केस ऑफ इनपुट मटेरियल है तो वो 1 साल में वापस आ जाना चाहिए, और कैपिटल गुड्स है तो वो 3 साल के अंदर वापस आ जाना चाहिए। सपोज इनपुट मटेरियल और कैपिटल गुड्स जो जॉबर के लिए भेजा है वो 1 साल और 3 साल में वापस नहीं आता है, तो उसको सेल्स माना जाएगा, ड्यू टू बी सेल। और सेल्स कब से माना जाएगा? जब से जॉबर के लिए मटेरियल भेजा है तब से वो सेल्स गिना जाएगा, और उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट और टैक्स दोनों भरना पड़ेगा। आफ्टर कंप्लीटिंग जॉबर मैं विद पेमेंट ऑफ मटेरियल भी भेज सकता हूं और विदाउट पेमेंट ऑफ मटेरियल भी। विद पेमेंट के लिए क्या है? एक तो मैं सप्लाई डायरेक्टली टू अदर पर्सन, अगर जॉबर कंप्लीट होने के बाद जॉबर के प्लेस से ही मैं किसी और जगह पे यानी कि मेरे क्लाइंट के वहां भी मटेरियल भेज सकता हूं। इंटर स्टेट ब्रांच ट्रांसफर, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, दूसरे स्टेट में मेरी ब्रांच है तो वहां पे भी मैं भेज सकता हूं विद द पेमेंट ऑफ टैक्स। उसके लिए 2 कंडीशन रखी है। एक तो ये कंडीशन है कि जॉबर का जो प्लेस है वो प्रिंसिपल का रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर किया होना चाहिए। अगर वो डिक्लेयर नहीं है तो जॉबर का शुड बी रजिस्टर्ड पर्सन तो ही कर सकता है। उसको एक बेनिफिट दिया गया है कि अगर नोटिफाइड गुड्स है तो वो कर सकता है। जॉबर के वहां से विदाउट पेमेंट ऑफ मटेरियल भी जा सकता है। एक अगर मेरी ब्रांच विद इन स्टेट है तो भी मैं भेज सकता हूं, और दूसरी मैं एक जॉबर के वहां से दूसरे जॉबर के वहां भेजना चाहूँ। सपोज मेरा जॉबर यहाँ पे हो गया है और मैं किसी और जगह पे जॉबर के लिए भेजना चाहता हूँ तो भी मैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स कर सकता हूँ। इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, अगर मैं जॉबर के प्लेस से एक्सपोर्ट करना चाहूँ तो भी मैं कर सकता हूँ, उसके लिए भी मुझे कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। जॉबर के लिए जो भी मैंने मटेरियल भेजा है, चाहे इनपुट मटेरियल हो चाहे कैपिटल गुड्स हो, तो उसका पूरा का पूरा मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। प्रिंसिपल इज द रिस्पॉन्सिबल, जो प्रिंसिपल पर्सन है वही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मेंटेनिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। जॉबर का टर्नओवर अगर 20 लाख से ज्यादा चला जाता है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाएगा। प्रिंसिपल सप्लायर के वहां से जॉबर के लिए जो भी मटेरियल जाता है वो डिलीवरी चैलेंज के बेस पे जाएगा, नॉट ऑन द टैक्स इनवॉइस, क्योंकि उसमें टैक्स चार्ज नहीं होने वाला है। ट्रांजिटरी प्रोविजन, ट्रांजिटरी प्रोविजन क्या है? सपोज जीएसटी 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो जाता है, 38 जून से पहले मैंने जॉबर के लिए मटेरियल भेजा हुआ है और 1 जुलाई को एप्लीकेबल होने के बाद भी वो आया नहीं है, तो 31 दिसंबर 2017 से पहले वो मटेरियल वापस आ जाना चाहिए, अदरवाइज उसके ऊपर टैक्स भरना होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। थैंक यू सीए कल्पेश। आज जो आपने एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम और जीएसटी के बीच में जो फर्क है उसके बारे में जो ज्ञान दिया है उससे सभी को पता चल गया होगा कि जीएसटी आने से कितना फायदा होगा। आप सभी को जो भी प्रश्न है वो चिट में लिखकर हमारे वॉलंटियर को दे दें। हमारे पैनल मेंबर पूरी तरह से उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। हमारी टीम शायन कदम की ओर से सी अपल जैन, एन एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड नाउ वर्किंग एज अ प्रैक्टिसिंग सीए, वो आज हमें रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस प्रोसीजर अंडर जीएसटी के बारे में जानकारी देंगे। सो प्लीज वेलकम सीए अपल जैन।
हेलो, गुड इवनिंग। जीएसटी में कंप्लायंस में क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे अब रजिस्ट्रेशन की। आप कब लाए बोलो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए? उसमें ऐसा है कि समझो आपका अगर टर्नओवर यानी कि सेल्स यानी कि सप्लाई अगर 20 लाख से ज्यादा होता है एक साल में, तो आपको कंपलसरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। फिर अब बात करेंगे हम ये 20 लाख जो लिमिट दी गई है उसमें क्या क्या आता है। उसमें आपका जो टैक्सेबल सप्लाई है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, एग्जाम सप्लाई है, सब कुछ आएगा। यानी समझो कि आपका टैक्सेबल सप्लाई है प्रोडक्ट ए का, वो है 15 लाख एक साल में, और एक प्रोडक्ट आप बेच रहे हो प्रोडक्ट बी, उसका आपका सप्लाई है 15 लाख का, वो एग्जाम है। तो आपकी लिमिट, आपका टर्नओवर हो गया 30 लाख, आपका टैक्सेबल सप्लाई 15 लाख ही है, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी लेना होगा। फिर अगर आपकी एक ब्रांच गुजरात में, एक महाराष्ट्र में, एक एमपी में, तो स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी अंडर जीएसटी। फिर ये जो टर्नओवर बोला ये पान बेस्ड है, यानी पूरे इंडिया में आपका जो टर्नओवर होगा उसका टोटल अगर 20 लाख से ज्यादा होता है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। फिर आता है एग्जम्प्टेड कैटेगरी, यानी कुछ लोगों को स्पेसिफिकली एग्जम्पशन दिया गया है जीएसटी में। समझो कि अगर आपका बिजनेस है, आप 15 लाख का टर्नओवर कर रहे हो, बेच रहे हो माल, लेकिन वो एग्जम्प्टेड है यानी नॉन टैक्सेबल है प्रोडक्ट ही आपका, तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होगा। फिर अगर आप फार्मर हो, खेती का आपका कुछ काम है, तो आपको एग्जम्पशन दिया गया है। फिर आता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन यानी क्या? इररिस्पेक्टिव ऑफ योर सेल्स, यानी 20 लाख के सेल के लिमिट नहीं देखी जाएगी, आपको पहले रुपए के सेल से तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना होगा। उसमें आता है सबसे पहले इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, यानी समझो कि आप गुजरात से माल बेच रहे हो आउट ऑफ गुजरात यानी कि राजस्थान, तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा, उसके बाद ही आप टैक्सेबल सप्लाई कर सकते हो। फिर आपका सीजनल है बिजनेस, यानी समझो कि कोई आता है पोलो ग्राउंड पर एग्जीबिशन लगा के जाता है, तो उसको पहले रजिस्ट्रेशन लेना है, उसके बाद ही वो एग्जीबिशन लगा सकता है। फिर अगर आप आते हो रिवर्स चार्ज में, यानी नॉर्मली क्या होता है, जो सप्लायर है, सर्विस प्रोवाइडर है, वो जीएसटी कलेक्ट करेगा और टैक्स भरेगा गवर्नमेंट को, लेकिन कुछ स्पेसिफिकली कुछ केसेस है जिसमें जो रिसीवर है उसको टैक्स भरना है गवर्नमेंट को। अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। फिर अगर आप टीडीएस या टीसीएस के प्रोविजंस में आते हो, आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसा कुछ है आपका ई कॉमर्स, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। आप एज ए एजेंट यानी किसी और का माल आप बेच रहे हो तो भी आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। फिर अगर आप आईएसडी हो या नॉन रेसिडेंट है जो ओकेजनली इंडिया में आता है, बिजनेस टाइम है, तो उसको पहले रजिस्ट्रेशन लेना है, उसके बाद ही वो बिजनेस कर सकता है। फिर आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन यानी क्या? अगर आप अभी एक्साइज या सर्विस टैक्स यानी वैट में रजिस्टर हो तो आपको कंपलसरी जीएसटी में लेना होगा रजिस्ट्रेशन। तो उसका प्रोसेस कुछ ऐसा है, पहले तो आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेना होगा, जो काफी लोगों ने ले लिया होगा, और उसकी अभी विंडो 1 जून से ही चालू हुई है, 2 दिन पहले आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया प्रोविजनल। फिर 1 जुलाई को आपको पता चलता है कि आप जीएसटी में